भारतीय लेखकों की महान कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है लोकमत का सम्मान और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बेचू धोबी को अपने गांव और घर से उतना ही प्रेम था जितना प्रत्येक मनुष्य को होता है। उसे रूखी सूखी और आधे पेट खाकर भी अपना गांव सारे संसार से प्यारा था। यदि उसे वृद्धा किसान स्त्रियों की गालियां खानी पड़ती थी तो बहुत से बेचू दादा कहकर पुकारे जाने का गौरव भी प्राप्त होता था। आनंद और शोक हर अवसर पर उसका बुलावा होता था। विवाहों में तो उसकी उपस्थिति वर और वधू से कम आवश्यक न थी। हाँ, थैले भर कपड़े धोकर भी वो अपनी दशा से संतुष्ट रह सकता था, पर जमींदार के नौकरों की क्रूरता और अत्याचार कभी कभी इतने असहाय हो जाते कि उसका जी गांव छोड़कर भाग जाने को चाहने लगता था। गांव में करिंदा साहब के अतिरिक्त 5-6 चपरासी थे। उनके सहवासियों की संख्या कम नहीं थी। बेचू को इन सज्जनों के कपड़े मुफ्त में धोने पड़ते थे। उसके पास स्त्री नहीं थी। उनके कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए उसे दूसरे गांव के धोबियों की चिरौरी करनी पड़ती थी। अगर कभी बिना इस्त्री किए ही कपड़े ले जाता तो उसकी शामत आ जाती, मार पड़ती, घंटों चौपाल के सामने खड़ा रहना पड़ता, गालियों की बौछार पड़ती कि सुनने वालों के कानों पर हाथ रख लेते और उधर से गुजरने वाली स्त्रियां लज्जा से सिर झुका लेती। जेठ का महीना था। आसपास की ताल तलैया सब सूख गई। बेचू को पहर रात रहते दूर के एक ताल पर जाना पड़ता था, पर जेठ की धूप में 9-10 बजे के बाद खड़ा नहीं हो पाता। आधी लादी भी न धुल पाती, बिना धुले कपड़े समेटकर घर चला आता। गांव के सरल जजमान उसकी विपत्ति कथा सुनकर शांत हो जाते थे। ना कोई गालियां देता, ना मारने दौड़ता। परंतु करिंदा महाशय को प्रसन्न करना इतना सहज नहीं था। उनके आदमी नित्य बेचू के सिर पर सवार रहते थे। वो बड़ी गंभीरता से कहते, तू एक एक अठवारे तक कपड़े नहीं लाता। क्या ये भी कोई जाड़े के दिन है? आजकल पसीने से दूसरे दिन ही कपड़े मैले हो जाते हैं, कपड़ों से बदबू आने लगती है और तुझे परवाह भी नहीं रहती। बेचू हाथ पैर जोड़कर किसी तरह उन्हें मनाता रहता, यहाँ तक कि एक बार उसे बातें करते 9 दिन हो गए और कपड़े तैयार नहीं हो सके। धुल तो गए थे पर इस्त्री नहीं हुई थी। अंत में विविश होकर बेचू 10वें दिन कपड़े लेकर चौपाल पहुंचा। डर के मारे आगे पैर नहीं उठ रहे थे। करिंदा साहब उसे देखते ही क्रोध में लाल हो गए। बोले, क्यों बेपाजी, तुझे गांव में रहना है कि नहीं? बेचू ने कपड़ों की गठरी तख्त पर रख दी और बोला, क्या करूं सरकार, कहीं भी पानी नहीं है और मेरे पास स्त्री भी नहीं है। करिंदा, पानी तेरे पास नहीं है और सारी दुनिया में है। अब तेरा इलाज इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि तुझे गांव से निकाल दूं। शैतान, दाई से पेट बनाता है, पानी नहीं, स्त्री नहीं। बेचू, मालिक, गांव आपका है, चाहे रहने दें चाहे निकाल दें, लेकिन ये कलंक न लगाएं। इतनी उम्र आप लोगों की खिदमत की है, जितना भूल चूक कभी नहीं हुई, कभी नियत बद नहीं हुई। अगर गांव में कोई कह दे कि मैंने कभी ग्राहकों के साथ चाल चली तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं, ये दस्तूर शहर के धोबियों का है। करिंदा साहब ने कुछ और अपशब्द कहे। बेचू ने भी न्याय और दया की दुहाई दी। फल ये हुआ कि उसे 8 दिन हल्दी और गुड़ पीना पड़ा। 9वें दिन उसने सब ग्राहकों के कपड़े जैसे तैसे धो दिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बिना किसी से कुछ कहे सुने रात को पटने की राह ली। अपने पुराने ग्राहकों से विदा होने के लिए जितना धैर्य की जरूरत थी, उनसे वो वंचित था। बेचू शहर में आ गया तो उसे ऐसा जान पड़ता कि मेरे लिए पहले से ही यहाँ जगह खाली थी। उसे केवल एक कोठरी किराए पर लेनी पड़ी और काम चल निकला। पहले तो वो किराया सुनकर चकराया। देहात में तो उसे महीने में इतनी धुलाई भी नहीं मिलती थी, पर जब धुलाई की दर मालूम की तो किराए की अखर मिट गई। एक ही महीने में ग्राहकों की संख्या उसकी गणना शक्ति से अधिक हो गई। यहाँ पानी की कमी नहीं थी और वो वादे का पक्का था। अभी नागरिक जीवन के कुसंस्कारों से मुक्त था। कभी कभी उसकी एक दिन की मजदूरी देहात की वार्षिक आय से बढ़ जाती थी, लेकिन 3 ही 4 महीने में उसे शहर की हवा लगने लगी। पहले नारियल पानी पीता था, अब एक गुड़गुड़ी लाया। पहले कभी कभी 30 त्योहार के दिन शराब
पिया करता था, अब थकान मिटाने के लिए हर रोज उसका सेवन करने लगा। उसकी स्त्री को आभूषणों की चाट पड़ी। लड़के खोंचे पर लट्टू हुए, हलवे और मूंगफली की आवाज सुनकर अधीर हो गए। उधर मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया। पहले कई महीनों में जो बचत हो जाती थी, अब वो गायब हो गई। कभी कभी खर्च का पलड़ा भारी हो जाता, लेकिन किफायत करने की कोई विधि समझ में नहीं आती थी। उसकी स्त्री ने बेचू की नजर बचाकर ग्राहकों को कपड़े पछाई देने शुरू कर दिए। बेचू को ये बात मालूम हुई तो बिगड़कर बोला, अगर मैंने फिर ये शिकायत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी इल्जाम पर मैंने अपने बाप दादे का गांव छोड़ दिया। यहां से भी निकलना चाहती हो क्या? उसकी स्त्री ने कहा, तुमसे तो एक भी दिन दारू के बिना नहीं रह जाता। मैं क्या पैसे लाकर लुटाती हूँ? जो खर्च लगे वो देते जाओ। मुझे इससे कोई मिठाई थोड़े ही मिलती है। कुछ दिन बाद उसे ज्वर आया। उसकी स्त्री उसे वैद्य के पास ले गई। वैद्य जी ने नुस्खा लिख दिया। घर में पैसे नहीं थे। बेचू स्त्री को कातर नेत्रों से देखने लगा। अब क्या होगा? दवा मंगानी ही है। उसकी स्त्री ने कहा, जो आप कहें वो करो। बेचू, किसी से उधार मिलेगा? स्त्री, सबसे तो उधार ले चुकी हूं। मोहल्ले में राह चलना मुश्किल है। अब किससे लूं? अकेले जितना काम हो सकता है करती हूँ। अब छाती फाड़ के मर थोड़ी जाऊंगी। कुछ पैसे ऊपर से मिल जाते थे, लेकिन तुमने उसकी मनाही कर दी, तो मेरा क्या बस है? 2 दिन से बैल भूखे खड़े हैं। 2 रुपए हो तो इनका पेट भरे। बेचू ने कहा, अच्छा, जो तेरे जी में आए कर। किसी तरह काम तो चला। मुझे मालूम हो गया है कि शहर में अच्छी नीयत वाले आदमी का निर्वाह नहीं हो सकता। उस दिन से यहाँ अन्य धोबियों की नीति का व्यवहार होने लगा। बेचू के पड़ोस में एक वकील मुंशी दाताराम रहा करते थे। बेचू कभी कभी अवकाश के समय उनके पास आ बैठता। पड़ोस की बात थी, धुलाई का हिसाब किताब नहीं था। मुंशी जी बेचू की खातिर करते, अपनी चिल्लम उतार कर उसकी तरफ बढ़ा देते, और कभी घर में कोई अच्छी चीज पकती तो बेचू के लड़कों के लिए भिजवा देते। हाँ, इसका विचार रखते कि इन सत्कारों का मूल्य धुलाई के पैसों से बढ़ ना पाए। गर्मियों के दिन थे, बारातों की धूम थी। मुंशी जी को एक बारात में शरीक होना था। गुड़गुड़ी के लिए पहचान बनवाया, रोगनी चिल्लम लाए, सलेम शाही जूते खरीदे, अपने वकील साहब के घर से एक कालीन लाए, अपने मित्र से सोने की अंगूठी और बटन लिए। इन सामग्रियों के एकत्रित करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, पर कपड़े मांगने में उन्हें शर्म आती थी। बारात के योग्य कपड़े बनवाने की गुंजाइश नहीं थी। तंजेब के कुर्ते, रेशमी अचकन, नैनसुख का चुन्नटदार पजामा, बनारसी साफा बनवाना आसान नहीं था। खासी रकम लगती थी। रेशमी किनारे की धोतियां और काशी सिल्क की चादर खरीदनी भी कठिन समस्या थी। कई दिनों तक बेचारे इसी चिंता में पड़े रहे। अंत में बेचू के सिवाय और कोई इस चिंता का निवारण करने वाला उन्हें दिखाई नहीं दिया। एक दिन संध्या के समय जब बेचू उनके पास आकर बैठा तो बड़ी निम्रता से बोला, बेचू, एक बारात में जाना था और सब सामान तो मैंने जमा कर लिया, पर कपड़े बनवाने में झंझट है। रुपयों की तो कोई चिंता नहीं, तुम्हारी दया से हाथ कभी खाली नहीं रहा। पेशा भी ऐसा है कि जो कुछ मिल जाए वो थोड़ा है। एक न एक आंख का अंधा गांठ का पूरा नित्य फंसा ही रहता हूं। पर जानते हो आजकल लगन की तेजी है। दर्जियों को सिर उठाने की फुर्सत नहीं। दूनी सिलाई लेते हैं और देते भी महीनों बाद हैं। अगर तुम्हारे यहाँ मेरे लायक कपड़े हों तो 2-3 दिन के लिए दे दो। किसी तरह सिर से बला टल जाएगी। नेवता दे देने में किसी का क्या खर्च होता है। बहुत किया तो पन्ने छपवा लिए। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि बारातियों को कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्या क्या कठिनाइयां करनी पड़ती हैं। बेचू ने मुरौवत में पढ़कर कहा, मुंशी जी, आपके लिए किसी बात से इनकार थोड़ी ही है, लेकिन बात यह है कि आजकल लगन की तेजी से सभी ग्राहक अपने अपने कपड़ों की जल्दी मचा रहे हैं। दिन में 2-3 बेर आदमी भेजते हैं। ऐसा ना हो इधर आपको कपड़े दूं, उधर कोई जल्दी मचाने लगे। मुंशी जी, अजी 2-3 दिन के लिए टालना कौन बड़ा काम है। तुम चाहो तो हफ्तों टाल सकते हो। अभी भट्टी नहीं दी, अभी स्त्री नहीं हुई, घाट बंद है। तुम्हारे पास बहानों की क्या कमी है? पड़ोस में रहकर मेरी खातिर से इतना भी नहीं करोगे? बेचू, नहीं मुंशी जी, आपके लिए तो जान हाजिर है। चलिए कपड़े पसंद कर लीजिए।
तो मैं उन पर एक बार इस्त्री करके ठीक कर दूंगा। यही नहीं होगा, ग्राहकों की घुड़कियां खानी पड़ेंगी। 2-4 ग्राहक टूट जाएंगे तो क्या गम है। मुंशी दाताराम ठाठ से बारात में पहुंचे। यहाँ उनके बनारसी साफे, रेशमी अचकन और रेशमी चादर ने ऐसा रंग जमाया कि लोग उन्हें बहुत बड़ा रईस समझने लगे। बेचू भी उनके साथ हो लिया। मुंशी जी उसकी बड़ी खातिर कर रहे थे। उसे एक बोतल शराब दिला दी। भोजन करने गए तो एक पत्तल उसके वास्ते भी लेते आए। बेचू के बदले चौधरी कहकर पुकारते थे। ये सारा ठाट बाट उसी की बदौलत तो था। आधी रात गुजर चुकी थी। महफिल उठ गई थी। लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे। बेचू मुंशी जी की चारपाई के पास एक चादर ओढ़े पड़ा था। मुंशी जी ने कपड़े उतारे और बड़ी सावधानी से अलगनी पर लटका दिए। हुक्का तैयार था। लेटकर पीने लगे कि अकस्मात साजिंदों में से एक अताई आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कहिए हजरत, ये अचकन और साफा आपने कहाँ पाया? मुंशी जी ने उसकी ओर सशंक नेत्रों से देखकर कहा, इसका क्या मतलब? अताई, इसका मतलब ये है, ये दोनों चीजें मेरी हैं। मुंशी जी ने पूर्ण भाव से कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में रेशमी अचकन और साफा तुम्हारे सिवाय और किसी के पास नहीं हो सकता? अताई, हो क्यों नहीं सकता? अल्लाह ने जिसे दिया है वो पहनता है। एक से एक पड़े हुए हैं, मैं किस गिनती में हूँ? लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरी हैं। अगर ऐसी अचकन शहर में किसी के पास निकल आए तो जो जरीबाना कहिए दूँ। मैंने इसकी सिलाई 10 रुपये दी है। ऐसा कोई कारीगर ही नहीं इस शहर में। ऐसी तराश करता है कि हाथ चूम लें। साफे पर भी मेरा निशान बना हुआ है, लाइए दिखा दूँ। मैं आपसे महज इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ये चीज़ें कहाँ पाईं? मुंशी जी समझ गए कि अब अधिक तर्क वितर्क का स्थान नहीं। कहीं बात बढ़ जाए तो बेइज्जती होगी। कूटनीति से काम नहीं चलेगा। नम्रता से बोले, भाई ये ना पूछो, यहाँ इन बातों को कहने का मौका नहीं। हमारी और तुम्हारी इज्जत एक है। बस इतना ही समझ लो कि इसी तरह दुनिया का काम चलता है। अगर ऐसे कपड़े बनवाने बैठता तो इस वक्त सैकड़ों के माथे जाती। यहाँ तो किसी तरह नवेद में शरीक होना था। तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होंगे, इसका जिम्मा मेरा है। मैं इनकी एहतियात अपने कपड़ों से भी ज्यादा करता हूँ। अताई, कपड़ों की मुझे फिक्र नहीं। आपकी दुआ से अल्लाह ने बहुत दिया है। रईसों को खुदा सलामत रखे। उनकी बदौलत 5 उंगलियां घी में हैं। ना मैं आपको बदनाम करना चाहता हूँ, आपकी जूतियों का गुलाम हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि ये कपड़े आपने किससे पाए? मैंने बेचू धोबी को धोने के लिए दिए थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई चोर बेचू के घर से उड़ा लाया हो या किसी धोबी ने बेचू के घर से चुराकर आपको दे दिए हों, क्योंकि बेचू ने अपने हाथ से आपको हरगिज कपड़े नहीं दिए होंगे। वो ऐसा छिछोरापन नहीं करता। मैं खुद उससे इस तरह का मामला करना चाहता था। हाथों पर रुपए रख देता था, पर उसने कभी परवाह नहीं की। साहब रुपए उठाकर फेंक दिए और ऐसी डांट बताई कि मेरे होश उड़ गए। इधर का हाल मैं नहीं जानता, क्योंकि अब मैं उससे कभी ऐसी बातचीत ही नहीं करता। पर मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतना बदनीयत हो गया होगा। इसलिए आपसे बार बार पूछता हूँ कि आपने ये कपड़े कहाँ पाए? मुंशी जी, बेचू की निस्बत तुम्हारा जो ख्याल है वो बिल्कुल ठीक है। वो ऐसा ही बेगर्स आदमी है, लेकिन भाई पड़ोस का भी तो कुछ हक है। मेरे पड़ोस में रहता है, 8 पहर का साथ है। इधर से भी कुछ न कुछ सलूक होता ही रहता है। मेरी ज़रूरत देखी और पसीज गया, बस, और कोई बात नहीं। बेचू नींद में न सोया था। अताई की एक एक बात उसने सुनी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि मेरी आत्मा किसी गहरी नींद से जाग रही है। दुनिया मुझे कितना ईमानदार, कितना सच्चा, कितना निष्कपट समझती है, और मैं कितना बेईमान, कितना दगाबाज हूँ। इसी झूठे इल्ज़ाम पर मैंने ये गांव छोड़ा जहाँ बाप दादा रहते थे, लेकिन यहाँ आकर दारू शराब घी चीनी के पीछे तबाह हो गया। बेचू यहाँ से लौटा तो दूसरा ही मनुष्य हो गया था, या यूं कहिए कि वो फिर अपनी खोई हुई आत्मा को पा गया। 6 महीने बीत गए। संध्या का समय था। बेचू के लड़के मलखान के ब्याह की बातचीत करने के लिए मेहमान आए थे। बेचू की स्त्री ने कहा कि घर में दारू नहीं है। तुम्हारे पास कुछ है? बेचू, मेरे पास जो कुछ था मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। स्त्री, उससे तो मैं चावल दाल घी सब सामान ले आई। 7 आदमियों का खाना बनाया है। बेचू, तो फिर मैं क्या करूँ? स्त्री, बिना दारू पिए वो लोग भला खाने उठेंगे? कितनी नामूसी होगी। बेचू, नामूसी हो चाहे बदनामी हो,
दारू लाना मेरे बस की बात नहीं। यह नहीं होगा, ये नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, ठीक है ना सही। स्त्री, वो दुशाला धुलने के लिए नहीं आया है ना, हो किसी बनिए के यहाँ गिरवी रखकर 4-5 रुपए ले आओ, 2-3 दिन में छुड़ा लाना। किसी तरह मर्जात तो निभानी चाहिए। सब कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दारू तक नहीं दे सके। बेचू, कैसी बातें करती हो, ये दुशाला मेरा है। स्त्री, अरे तुम्हारा नहीं तो क्या हुआ, इस वक्त काम निकाल लो, कौन किसी से कहने जाता है। बेचू, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, चाहे दारू मिले या ना मिले। यह कहकर वो बाहर चला आया। दोबारा भीतर गया तो देखा स्त्री जमीन से कुछ खोद कर निकाल रही थी। उसे देखते ही गड्ढे को आंचल से छिपा लिया। बेचू मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया।